नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा कि रिजर्व ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ क्या है, गोल्ड ट्रांस क्या है। अभी आप देखें यूपीएससी प्रीलिम्स में गोल्ड ट्रांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। इसके पहले भी जब बात किया गया विदेशी मुद्रा भंडार की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में आपने सुना या पढ़ा होगा रिजर्व ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मैं इसमें बात करूं कि क्या है आईएमएफ का, गोल्ड ट्रांस और रिजर्व ट्रांस। इसके पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार को तो आपने देखा कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार की जो बीच का टाइम है वो एक इंटरनेशनल क्योस की टाइम है। उस समय कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन तीन समस्याएं बहुत बड़े लेवल की थी। पहली समस्या थी इंटरनेशनल लिक्विडिटी और मॉनेटरी स्टेबिलिटी की। मतलब यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय तरलता, डॉलर की मांग, पाउंड की मांग, येन की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम हो रहा था। दूसरा समस्या था इंटरनेशनल ट्रेड जो है बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया था। लोग जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखे थे, व्यापार बिल्कुल प्रतिबंधित किया जा रहा था। और एक समस्या था इंटरनेशनल लेवल पे रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, कि जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इकोनॉमी जो पार्टिसिपेट किए हैं वर्ल्ड वार में उनको किस तरीके से बसाया जाए। दोस्तों इस तीन बड़े समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यूएसए के न्यू हैम्पशायर में 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन तीनों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तीन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की बनाने की बात हुई। लेकिन आपने देखा कि 1944 में दो ही इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो बन पाए। एक जो है आईबीआईडी जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा आईएमएफ। आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट किया था, सार्टन ऑब्जेक्टिव था इसके बनाने का कि सार्टन फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा जब देशों के भुगतान संतुलन में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस होगी। दूसरा जो वर्ल्ड बैंक बना या आईबीआईडी, उसका लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव था कि वो देशों को लोन देगा ताकि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों ये है छोटी सी कहानी। इसके बाद आप ये समझिए कि जब भी कोई देश आईएमएफ का मेंबर बनता है तो आईएमएफ उसको दो तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है। पहला कंडीशन ये कहता है कि आप जाइए वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप लेके आइए, और दूसरा कहता है कि आपको अनिवार्य सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा आईएमएफ में, तब आपको सदस्य दिया जाएगा। अनिवार्य सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कुछ उसको रिसोर्स, आपको पैसे देने होते हैं आईएमएफ को ताकि वो आपको मेंबरशिप दे सके। आईएमएफ ये देखता है कि जितने भी उसके सदस्य देश हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थिति क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड में उनके परसेंटेज शेयर क्या है। इन तीन प्रचार के आधार पे उनका कोटा डिसाइड करता है, और प्रत्येक देश को जो उसके मेंबर है उस कोटा को आईएमएफ में भरना पड़ता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूं आईएमएफ के द्वारा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपका ट्रेड परसेंटेज क्या है, या फिर जो है आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो ये 5 वर्षों में चेंज हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि आईएमएफ 5 साल में कोटा चेंज कर देगा, और आपको जो उसमें रिसोर्स जमा करना पड़ता है वो ज्यादा या कम हो सकता है। अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थिति बड़ी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ अच्छा है, तो आपका कोटा बढ़ता जाएगा, जैसे इंडिया का कोटा लगातार बढ़ता गया, और उसमें आपको ज्यादा रिसोर्स जमा करना पड़ेगा। तो यहां तक की कहानी ये थी कि जब हम आईएमएफ की मेंबरशिप लेके आएंगे तो एक तो हमको वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमको एक अनिवार्य कोटा या सब्सक्रिप्शन आईएमएफ में जमा करना पड़ेगा। जब दोस्तों कोई भी देश आईएमएफ का सदस्य बनता है तो इसलिए बनता है ताकि उससे कुछ फैसिलिटीज दे सके, और ये हमारा लेक्चर उसी के ऊपर आधारित है। दोस्तों जो फाइनेंशियल सपोर्ट आईएमएफ द्वारा देशों को किया जाता है, मेंबर्स को किया जाता है, वो दो तरह का होता है। एक तो लोन देता है आईएमएफ, जो है पहला चीज देता है लोन। लोन हमेशा ही डॉलर फॉर्म में दिए जाते हैं, 7 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, और इस पे 9% ब्याज की दर होती है, और ये डॉलर में दिए जाते हैं। मतलब जो सदस्य देश हैं एक तो आईएमएफ से लोन ले सकते हैं 7 वर्ष के लिए 9% पे और डॉलर के फॉर्म में। दोस्तों ये जो लोन होगा वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधित समस्याओं के लिए ही होगा। आप इससे लेके गरीबी उन्मूलन नहीं कर सकते हैं, सड़क विकास नहीं कर सकते हैं, किसी मल्टी पावर प्रोजेक्ट नहीं डेवलप कर सकते हैं, ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम कुछ। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है आईएमएफ का वो है फैसिलिटीज, सुविधाओं के द्वारा। दूसरा सपोर्ट आईएमएफ अपने फैसिलिटीज के द्वारा देता है। फैसिलिटीज हमेशा ही एचडीआर फॉर्म में होते हैं, और ये फैसिलिटी दो तरह का है।
पहले को हम कहते हैं जनरल फैसिलिटीज या ट्रांस फैसिलिटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले को हम फैसिलिटीज को कहते हैं जनरल फैसिलिटीज या ट्रांस फैसिलिटीज, दूसरे को हम कहते हैं स्पेसिफिक फैसिलिटी। हमको पूरा का पूरा फोकस यहीं पे करना है। बहुत ध्यान से सुनिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको गोल्ड ट्रांस का क्लियर हो सके और रिजर्व ट्रांस पोजीशन का क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, जनरल ट्रांस का मतलब होता है, जनरल फैसिलिटीज को ही हम ट्रांस फैसिलिटीज कहते हैं। आईएमएफ जो सदस्य देशों को फैसिलिटी देता है, पहले को सामान्य सुविधा या ट्रांस सुविधा कहते हैं। सामान्य सुविधा है या इसे ही सामान्य सुविधा को ट्रांस फैसिलिटी कहा जाता है, ट्रांस सुविधा कहा जाता है। ये जो ट्रांस फैसिलिटी है एक ऐसी सुविधा है आईएमएफ की जो स्वतः मेंबर्स को मिल जाती है। जो भी मेंबर आईएमएफ के सदस्य होंगे उनको ये ट्रांस फैसिलिटी मिल जाएगी। ये जो ट्रांस फैसिलिटी है इसका मतलब कि जब आप आईएमएफ के मेंबर्स हैं तो ये आपका राइट हो जाता है कि आपको ट्रांस फैसिलिटी जो है या फिर जनरल फैसिलिटी आपको आईएमएफ देगा ही देगा। ये जो ट्रांस फैसिलिटी है वो दो तरह का है, एक है रिजर्व ट्रांस फैसिलिटी विथ आईएमएफ, दूसरा है क्रेडिट ट्रांस। देखिए जो रिजर्व ट्रांस फैसिलिटी विथ आईएमएफ है इसी के लिए शब्द यूज किया जाता है आरटीपी विथ आईएमएफ। आईएमएफ के पास आरटीपी रिजर्व ट्रांसपोजिशन। देखिए रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या है और क्रेडिट ट्रांसपोजिशन क्या है। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए इंडिया आईएमएफ का मेंबर बना तो उसको दो तरह की उसके पास कंडीशंस थे, एक तो वर्ल्ड बैंक की आप सदस्यता लेके आइए और दूसरा आपको एक कोटा देना पड़ा। मान लीजिए कि भारत ने $100 करोड़ का कोटा दिया और $100 करोड़ का सब्सक्रिप्शन कोटा देने के बाद उसको मेंबरशिप मिली। अब प्रश्न यह है कि अगर हम इतने पैसे को जमा करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट है। यहां बेनिफिट आपको यहां दिखाई देता है जनरल फैसिलिटी या ट्रांस फैसिलिटी में। ये जो आप कोटा के बराबर की रकम है आप उसको बहुत आसानी से इस रिजर्व ट्रांस के जनरल ट्रांस के रिजर्व ट्रांस में प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ है या आरटीपी विथ आईएमएफ है, जिसे आप विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्ट रिजर्व के कंपोनेंट के रूप में देखते हैं, ये एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि अपने कोटे के बराबर की सुविधा आईएमएफ आपको देता है। मतलब यह हुआ कि जब कोई देश रिजर्व ट्रांस यूज करेगा इस फैसिलिटी का, तो जो 100 करोड़ का कोटा हमने जमा किया है उस कोटा को पूरा यूज कर सकता है एक देश। अगर भारत आरटीपी का यूज कर रहा है तो इसका मतलब कि जो भी पैसा हमने $100 करोड़ दिया है आईएमएफ में उसको हम पूरी तरह यूज कर सकते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन में। क्रेडिट ट्रांस का मतलब है कि अगर हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम रिजर्व ट्रांसपोजिशन से सही नहीं होती है तो इतने के बराबर वो क्रेडिट ट्रांस मुझको देगा। मतलब $100 करोड़ मुझे क्रेडिट के रूप में देगा और जब मैं इसे यूज करूंगा तो क्रेडिट ट्रांस माना जाएगा। इसका मतलब जितनी की मैंने यहां पर देखिए, अगर कोई आप पूछ सकते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर कोई देश आरटीपी यूज करता है तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जितना वो संसाधन जमा करता है उतने की बराबर फैसिलिटी पाता है। लेकिन यहां पे बहुत फायदा है, जब आप आईएमएफ में अपनी कोटा को जमा करते हैं तो कोटा में 50% जो राशि होती है आप अपने डोमेस्टिक मनी में जमा करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोटा अपना पे करेंगे आईएमएफ के पास तो उसमें 25% जो कोटा होगा, मान लीजिए 100 करोड़ है तो आप $25 करोड़ या गोल्ड में दे सकते हैं। दूसरे 25 करोड़ आप किसी भी विदेशी मुद्रा भंडार में दे सकते हैं या एसडीआर में दे सकते हैं, और जो लास्ट का 50% है आप अपनी करेंसी में देंगे। किस में देंगे? रुपए में। लेकिन आपको ये फैसिलिटी जो एसडीआर में मिलेगी, इसका मतलब अगर आप आरटीपी का यूज कर रहे हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया है वो जमा किया है 50% डोमेस्टिक करेंसी में और आपको मिल रहा है पूरे के पूरे एसडीआर फॉर्म में। तो बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी कोई देश अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की खराब सिचुएशन में होता है और जब अपने कोटा के बराबर यूज करता है, इसका मतलब ये इसी का पैसा है। इसी बताइए, मैं कह रहा हूं विदेशी मुद्रा भंडार का पार्ट माना जाता है। ये आरटीपी उतने बराबर की राशि आप हमेशा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई देश इस आरटीपी का सिर्फ 25% यूज करे, सिर्फ 25% यूज करे, तो इसी को दोस्तों हम गोल्ड ट्रांस कहते हैं। जो यूपीएससी में इस बार प्रश्न पूछा गया कि गोल्ड ट्रांस क्या है। अगर कोई देश अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सॉल्व करने के लिए अपने रिजर्व ट्रांस का सिर्फ 25% यूज किया, सिर्फ 25% यूज किया, तो इसी 25% को आप गोल्ड ट्रांस कहेंगे, गोल्ड ट्रांस कहेंगे। अगर कोई जो है देश अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के यूज करने के लिए आरटीपी का पूरा 100% यूज कर दिया, 100 करोड़, तो उसको आप सिर्फ ट्रांस कहते हैं, सुरक्षित ट्रांस कहते हैं। मतलब अपने ही कोटा के बराबर उसने यूज किया है तो उसको आप सिर्फ ट्रांस, यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, सिर्फ ट्रांस कहेंगे आप उसको या फिर कहेंगे सुरक्षित ट्रांस। लेकिन जब इसके बावजूद
उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम सही नहीं होगा तो क्रेडिट ट्रांस में जाएगा और क्रेडिट ट्रांस में अपने कोटा के बराबर की राशि उसको फिर मिलेगा, तो इसको आप क्रेडिट ट्रांस कहेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांस यूज करने के बावजूद भी उस देश की आर्थिक स्थिति या फिर कहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसको स्पेसिफिक फैसिलिटीज देता है और साथ ही साथ यह मान लेता है कि उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रहे हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो दोस्तों कुल मिला जुला के जब हम रिजर्व ट्रांसपोजिशन की बात या गोल्ड ट्रांस की बात करते हैं तो हमेशा हम फैसिलिटीज की बात करते हैं। फैसिलिटीज मैंने आपको बताया कि हमेशा एसडीआर फॉर्म में देता है आईएमएफ, और ये दो तरह की फैसिलिटी, जनरल फैसिलिटी और स्पेसिफिक फैसिलिटीज के रूप में होते हैं। जनरल फैसिलिटीज को ही हम ट्रांस फैसिलिटीज कहते हैं और ये ट्रांस फैसिलिटी दो भाग में बटे हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन विथ आईएमएफ जिसे हम आरटीपी विथ आईएमएफ कहेंगे और दूसरा क्रेडिट ट्रांस। आरटीपी में मैंने कहा कि जो आपका कोटा है उसके बराबर की आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन ये एसडीआर फॉर्म में होगा इसलिए इसको लेने पर भी बेनिफिट है। अगर कोई देश सिर्फ इसका 25% यूज करके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट दोस्तों कर दे रहा है तो आप इसको कहेंगे कि वो गोल्ड ट्रांस यूज किया है। तो दोस्तों आईएमएफ का जब हम मेंबर बनते हैं तो हमको नो डाउट हमको पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन उस पेमेंट से ज्यादा आपको बेनिफिट होता है क्योंकि वो आपको कई तरह की फैसिलिटीज देता है। तो दोस्तों ये रहा रिजर्व ट्रांस की बात, गोल्ड ट्रांस की बात, सेफ ट्रांस की बात, सुरक्षित ट्रांस की बात। तो दोस्तों बड़े ध्यान से, बड़े मनन पूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। एक एक दिन जाया ना जाए, एक एक दिन को यूज करिए। जो व्यक्ति अपने समय का सही यूज करता है, समय को रिस्पेक्ट करता है, समय उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा। तो रिस्पेक्टेबल पर्सन बनने के लिए समय को रिस्पेक्ट करिए, समय आपका रिस्पेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।